हेलो, मेरा नाम है अभिनव और आज मैं बात करूँगा अपनी किताब बेवकूफ़ के बारे में, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। साइबर क्राइम से बचने का उपाय बताता है स्टोरी के फॉर्मेट में। और स्टोरी के फॉर्मेट में क्यों? क्योंकि जब हम स्टोरी के फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि साइबर क्राइम जो बहुत बड़ा एक मेनेस बन गया है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है इंटरनेशनली, नॉट जस्ट कि हमारे जगह पे, इंटरनेशनली भी। चाहे वो रूस यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, या आप एकदम से बिहार के इलेक्शन को ले लीजिए, आप एकदम से अपने गांव तक चले जाइए, तो साइबर क्राइम से कोई भी चीज अछूता नहीं है। और कहते हैं ना कि जो जरूरत से ज्यादा तकनीक है वो तकलीफ देती है, तो उसी तकलीफ से बचाने का प्रयास है मेरा ये किताब। और उस किताब में मैंने क्या कवर किया है वो मैं आज बताऊंगा। बेसिकली पहला जो चैप्टर है इस पूरे पुस्तक में, लगभग 287 के करीब पेजेस हैं। और उस पेजेस में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कवर करने का प्रयास है वो अलग अलग तरीके का क्राइम को स्टोरी के फॉर्मेट में बता करके, ताकि स्टोरी से लोग कनेक्ट कर पाए कि उसके जगह पे मैं भी हो सकता हूँ। जो कल्प्रिट है, जो भी आदमी जो इस चीज को भुक्तभोगी है, कहीं ना कहीं वो हम भी हो सकते हैं अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे। तो सतर्कता बढ़ाने के प्रयास में ही ये मेरा पुस्तक है। और पहला चैप्टर जो डिजिटल बैकग्राउंड बैटल ग्राउंड है, उस पे मैंने बात करी है कि किस तरह से पोस्ट कोविड इंटरनेट का पेनिट्रेशन के कारण जो है साइबर क्राइम बढ़ा है। दूसरा जो चैप्टर है लव डिजिटल बेट, बेसिकली जो फिशिंग के केसेस आते हैं जिसमें कि आप कुछ फेक लिंक्स और ये सारी चीजें जो कि आप लोग देखते हैं, उस पे हमने बात करी है। उसके बाद लव लाइज एंड लॉगिन्स, बेसिकली आप इसका नाम से अगर समझ पा रहे होंगे तो इस चैप्टर में हमने कवर किया है जो इमोशंस के साथ, जो ह्यूमन इमोशन, प्यार मोहब्बत और इन सब से रिलेटेड, जो इसमें ट्रैप करने का, एक हनी ट्रैप बोल लीजिए, उसको कवर करने का प्रयास किया है कि कहाँ इमोशनल करके किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इमोशनल फूल कैसे नहीं हो। इस आपको थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज को कवर किया है। उसके बाद यूपीआई में, क्योंकि यूपीआई का पेनिट्रेशन पोस्ट कोविड अगर देखें या फिर इससे पहले भी, इंटरनेट इंडिया में मुझे लगता है जिस लेवल का यूपीआई का पेनिट्रेशन है, एक छोटे लेवल का दुकानदार जो सब्जी बेच रहा है से लेकर के एक बड़े लेवल का जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूपीआई यूज कर रहा है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री इंडिया के लेवल का नहीं होगा जहां की यूपीआई का इस लेवल का यूसेस हो। तो उस यूपीआई के यूसेस के साथ अलग अलग जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमने कवर किया है इस चैप्टर में, चैप्टर फोर्थ में। उसके बाद जो आता है कि एक जो चैप्टर जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, उसमें क्या इश्यूज आते हैं, इसमें रियल लाइफ स्टडीज हैं, बैंकर्स के साथ अपना कन्वर्सेशन है जिसमें बैंकर्स ने अपने प्रॉब्लम्स भी बताए कि किस तरह के केसेस आते हैं। तो वो हमने प्रयास किया है। कुछ जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन बैंक के थ्रू प्रॉब्लम में फंसे हैं, वैसे सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। उसका सोशल मीडिया के साथ जो आइडेंटिटी थेफ्ट है उसको भी कवर करने का प्रयास है। और आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब क्या होता है कि आपके नाम पे जो है अकाउंट क्रिएट कर लिया जैसे आप, और उसको नाम से जा करके पैसे मांगना। ठीक है, और एआई जब आ गया है तो आपका आवाज से कॉल भी कर लेगा अकाउंट से, अगर आपके नाम से फेक अकाउंट बना करके। तो जो आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड जो एक चैप्टर डेडिकेटेड है स्टोरी के फॉर्मेट में, कुछ रियल लाइफ स्टडीज जो आसपास में, यहाँ जो स्टोरीज मैंने इस बुक में कवर करी है वो मोस्टली आप देखेंगे मेरे जो क्लोज इनर सर्किल है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मतलब ऐसे केसेस हैं जहाँ की लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। और मैंने स्टोरीज में ऐसा कुछ बहुत ड्रामेटिक स्टोरी नहीं किया है, थोड़ा सा इमोशन डाला है। जो एक्चुअल स्टोरीज हैं, बिहार में हुए हैं या फिर इंडिया में अक्रॉस कहीं कहीं हुए हैं, उस स्टोरी को कवर करने का प्रयास किया है। और लगभग लोगों तक बात पहुंच रही है। स्टोरी के फॉर्मेट में जाने से एक एडवांटेज, क्योंकि साइबर क्राइम पे तमाम किताबें लिखी जा चुकी है और वो एकेडमिक ज्यादा है। मैं अगर बात करूं साइबर क्राइम में स्टोरी को नरेट करते हुए अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना कि इस तरह से आप भी फंस सकते हैं, तो वो थोड़ा टफ है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट भी है इसका, जिसमें कि आपको ध्यान रखना होता है। एक स्टोरी को, उस स्टोरी को टेक्निकल स्टोरी टेलिंग थोड़ा और टफ हो जाता है। तो उसको प्रयास किया बैलेंस करने का, ताकि इंफॉर्मेशन भी जाए और साथ में बचने का उपाय भी जाए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करके चीजें नहीं बनेगी, जब तक सोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें खास करके आप देखें, जैसे डिजिटल चौपड़, अभी जस्ट बिहार मैंने बुक के लॉन्च से थोड़े दिन पहले लास्ट वीक ही गवर्नमेंट का आया जिसमें डिजिटल गेमिंग को बैन लगाया गया। बड़ा डिसीजन है ये।
और इससे पहले जब आया डिजिटल चौपड़ करके, चौपड़ क्योंकि महाराष्ट्र, जब आप महाभारत में जाएंगे तो आप देखेंगे चौपड़ का खेल होता था जिसमें कि पूरा राजपाट हार जाते हैं। तो डिजिटल चौपड़ में वही फॉर्मेट आप देखें कि कैसे आप डिजिटल गेमिंग के चक्कर में लोग 49 रुपया लगाते हैं, लेकिन 49, अभी जस्ट मैं देख रहा था एक वीडियो जो एक मेजर गेमिंग ऐप के बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि लगभग 95 से 98% लोग जो हैं, हर एक इंडिविजुअल जो जिसने गेम खेला हुआ है वो 10,000 रुपया के करीब तक हार चुका है। और मतलब जीतने के चांसेस कितने रहते हैं वो भी मैंने बताया है कि अगर आपका मतलब जीतने का चांस इतना कम है, समझ लें कि आपका किसी ऐसे देश का, जैसे केन्या के देश का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का चांसेस ज्यादा है आपके जीतने से। तो आप इमेजिन करें कि इस तरह केसेस में बहुत लोग फंसते हैं, और जब फंसते हैं तो इस इशूज इस लेवल का आता है जहाँ की बहुत सारा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। बहुत लोगों ने देखा है कि इससे रिलेटेड साइड केसेस, जहाँ की बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जीत जाएंगे, मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, और पैसे लगाते जाते हैं। तो ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ की लाखों नहीं करोड़ों में भी बेटिंग किया है। इस तरह के लोग हैं जिसने पूरा अपना जो जमीन बेच करके भी बेटिंग में पैसा लगाया है। तो जब गवर्नमेंट का इसका डिसीजन आया तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगता है कि एकदम टाइमली डिसीजन है और इससे बहुत मतलब फर्क पड़ेगा। एक तो जो और केस को इसमें डालने का प्रयास किया है वो डार्क बाजार है। जो डार्क बाजार बेसिकली सेक्सटॉर्शन और इससे रिलेटेड जो सेक्स रिलेटेड जो एक्सटॉर्शन होते हैं वो बहुत होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ह्यूमन को ट्रैप करना है, हनी ट्रैप करना है, कोई लड़की मैसेज कर रही है तो बहुत ईजी होता है। तो ये जो सेक्सटॉर्शन का बाजार भी बहुत बड़ा है, इसके कारण साइबर क्राइम के केसेस बहुत होते हैं, क्योंकि इज्जत जाने का डर होता है लोगों को कि आपको अगर किसी को बोल दिया जाए कि आपका इज्जत चला जाएगा तो आप डर करके आप उनको पैसे दे देंगे या जो चीज वो कराना चाहेंगे कर लेंगे। तो उस चीज को कवर करने का स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने किया है। दूसरा है माइंड मैनिपुलेशन, जो इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जिसमें डीप फेक, रूमर्स और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी का जो पूरा कारोबार है, किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड मैसेजेस से लोगों में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, किस तरह का मास आउटरीच हो सकता है, क्या इश्यूज आ सकते हैं। और ये सारी इश्यूज को कवर करता हुआ मेरा चैप्टर जो है चैप्टर 10, जिसमें कि माइंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को किया है, जिसमें कि एआई जनरेटेड जो है उसमें समाज पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को मैंने प्रयास किया है कवर पढ़ने का। एक और जो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एग्रीटेक से रिलेटेड काम करता हूँ और पूरा जो बुक का बैकग्राउंड देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ फील क्या होगा कि मैंने जो अपनी करियर रही है, जो मैंने काम किया है, सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में काम किया है, एसएमएस के इंडस्ट्री में किया है, और ये जो एग्रीटेक है, तो इसका एक तरह से रिंग साइड व्यू मुझे मिला है। जब रिंग साइड व्यू अगर समझेंगे, जब आप कोई फाइट देखने जाते हैं या कोई एक्टिविटी देख रहे हैं तो एकदम से क्लोज से देख रहे हैं आप। तो मैंने साइबर क्राइम को बहुत क्लोजली देखा है होते हुए। क्यों देखा है? क्योंकि मेरी जो एसएमएस वाली कंपनी है उसके थ्रू बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें साइबर क्रिमिनल्स आपसे सर्विस मांग रहे हैं। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल का मैं इंटरेस्टिंगली बता रहा हूँ जो कि एक्चुअल में मतलब मेरे पास बैठ करके और उनको मैंने माइंड वॉश करके उनको सही रास्ते पर लाया है। मैंने ऐसे केसेस दिए हैं जिसमें कि मतलब बोलते हैं कि सर मेरी बहन का शादी हो जाएगा, उसके बाद हम इस सब काम छोड़ करके अपने नए रास्ते पे जाएंगे। और मेरा बुक का इंटरेस्टिंग मैंने स्टेटस जब व्हाट्सएप पे लगाया तो उन्होंने रिव्यू दिया कि सर आपने बहुत लोगों का बचाया है। तो ये जो फीलिंग आती है बुक लिखने से, सिर्फ किताब लिख करके लोग पढ़ ले नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ बदलाव भी लाए हैं, तो उसके बारे में भी स्टोरी किया है कि कुछ वॉरियर्स भी हैं, है ना, कुछ वॉरियर्स भी हैं जिसके बारे में अगर मेरे साथ आप कनेक्ट होंगे 1 to 1 तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे बदलाव आया है। कैसे अगर आप चाहें, कोई सर्विस लेकर के बोलता है कि मैं इस तरह से मैनिपुलेट करके चीजों करूंगा, मैं बोलता हूँ क्यों करना, कभी जेल चले जाओगे, अपना बच्चा है ऐसे करके। तो उसको इमोशनली करके उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास भी मैंने किया है। उसकी स्टोरीज को भी मैंने प्रयास किया है कि इस बुक में कवर करूं, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए कि जो साइबर क्राइम है किस लेवल तक लोगों को इफेक्ट करता है, और एक बार जब पैसा कमाने की आदत लग जाती है तो किस तरह से लोग उसको उसमें डूबते जाते हैं। तो हमने अलग अलग चीजों के माध्यम से इस चीज को कवर करने का प्रयास किया है। एक जो स्कैमर्स प्लेबुक, जो फ्रॉड फैक्ट्रीज हैं, बेसिकली एक चैप्टर है जहाँ की फ्रॉड जो वर्क करते हैं किस तरह का उनका मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से उनको प्लानिंग होता है, किस तरह से उनका ट्रेनिंग होता है, जो फ्रॉड फैक्ट्रीज का पूरा बैकग्राउंड कहाँ है, क्या है, नहीं है, बिहार के कुछ इशूज में है, कुछ झारखंड में है, कुछ बंगाल में है, क्यों इस एरिया में ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इस पे भी मतलब प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जिसमें कि उन सारे इश्यूज को कवर किया है स्टोरी के फॉर्मेट में। रियल लाइफ स्टोरीज है, कोई भी स्टोरी मैनिपुलेटेड स्टोरी नहीं है,
सारे स्टोरीज और नोट्स एंड रेफरेंसेस में अगर आप जाएंगे तो स्टोरी का मैंने कहाँ से लिया है वो भी मैंने दिया है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए। मतलब ये जो भी चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि कोई वर्चुअल स्टोरी है जो कि मैंने क्रिएट किया है, ये ओरिजिनल स्टोरीज है जो कि हुए हैं। नाम और पता और लोकेशन इसलिए बदल दिया है कि कहीं कहीं नाम बताने से लोग उसको दूसरा चीज़ ढूंढना चाहते हैं। मैं नाम में नहीं जाऊंगा कि कौन क्रिमिनल है, कौन सा लोकेशन पे क्रिमिनल्स है। प्रॉब्लम सोल्यूशन की ओर जाएंगे तो आप नाम में जाएंगे तो दूसरा चीज़ ढूंढ लेंगे। हम नाम में नहीं जाकर के उसके प्रॉब्लम के कारण में जाएंगे और कारण को सेलेक्ट सोल्यूशन की ओर लेकर के जाते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से वही मेरा प्रयास है। एक और जो चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है, जिस तरह से साइबर क्रिमिनल्स वर्क करते हैं, उसमें जस्टिस और जो पूरा क्रिमिनल जो वर्क करते हैं उसमें जस्टिस डिलेड और जो पूरा कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम देखो उसमें बहुत सारे लूप होल हैं। मैं एक सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एक इनपुट था, क्योंकि बुक में बहुत सारे इनपुट सीनियर ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे लेवल पे काम करें, उसमें मुझे बड़ा एक इनपुट स्ट्रॉन्ग लगा कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि बहुत कंप्लेन आए, तो इसलिए कंप्लेन का प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा दिखेगा आपको। अब ये मैं बोल रहा हूँ तो बड़ा मतलब कि बहुत सोच समझ के ये बात बोलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इसके पीछे का क्या रीजन है कि गवर्नमेंट अभी इक्विप्ड नहीं है, इतने केसेस हो रहे हैं। तो अगर बहुत सारे जो एक्चुअल सारे केसेस अगर रिपोर्ट होने लगेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगा। हमारे पास रिसोर्स नहीं है, पुलिस थाने के पास उतने कर्मचारी नहीं है जितने साइबर क्राइसिस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो देख रहे हैं इस पे, अब मैं आज एक्चुअली सोच रहा था, जिस तरह से पुलिस होती है, आर्मी होती है, तो आपको अगले 5 साल में अगर साइबर जो है सिपाही करके अगर कोई पद दिख जाए एक्चुअल में, साइबर सिपाही करके, इस तरह का, जैसे आप देखते होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में देखते होंगे सिपाही का भर्ती होता है, तो साइबर सिपाही का भर्ती होता हुआ अगर दिख जाए तो इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि साइबर क्राइम जिस लेवल पे बढ़ा है, जिस लेवल पे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, जिस लेवल पे लोग उसके चलते परेशान हो रहे हैं, वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसका क्वांटम आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड रहते हैं। और अनरिपोर्टेड रहने का रीजन है क्योंकि उसका रिसोर्स नहीं बना हुआ है, प्रोसेस नहीं बना हुआ है। जैसे गवर्नमेंट का जो साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग का पोर्टल बना हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिपोर्टिंग में आपको बहुत लोग क्या है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप अपना आइडेंटिटी, एक लड़की के साथ कोई तरह का फोटो अगर ये होता है तो वो अपना आइडेंटिटी देना नहीं चाहती है, तो वो भी होता है, तो एनोनिमसली करने का ऑप्शन है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हाँ अगर हम करेंगे तो हमको मेरा आइडेंटिटी ये होता है रिवील होगा। तो ये सारी चीजें जो है अगर पब्लिक डोमेन में जाता है, साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर के बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मेरा जो प्रयास है मुझे लगता है बहुत छोटा है, अगर उस प्रयास में सब लोग हाथ बटाएंगे तो साइबर क्राइम को लेकर के, क्योंकि ये पुस्तक मेरे लिए ये नहीं कि इससे कुछ मतलब ये होगा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस आए साइबर क्राइम को लेकर के, लोग उस पर बात करें। मेरा प्रयास ये है। और उस 18 चैप्टर के माध्यम से मैंने अलग अलग केसेस को कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें एक और चैप्टर है डिजिटल डॉटर्स सॉरी। तो डिजिटल डॉटर्स में मैंने जो महिलाओं पे जो हो रहे क्राइम है, साइबर क्राइम, उसको लेकर के किया है, क्योंकि महिलाएं एक बहुत बोल सकते हैं वनरेबल लॉट है, क्योंकि महिलाओं में एक तो अशिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत है, तो वो बहुत जल्दी ट्रैप में आ जाती हैं, पहला। दूसरा है कि मतलब उसके साथ सेक्स रिलेटेड जो क्राइम भी होने का, जैसे फोटोज उनका वायरल कर देना, उनके वीडियोस वायरल कर देना, इस तरह के केसेस भी बहुत होते हैं। तो डिजिटल डॉटर्स में मैंने महिलाओं से रिलेटेड हो रहे जो साइबर क्राइम है उस पर मैंने कवर किया। जैसे डिजिटल जैसे विलेज करके मैंने कुछ डाला है, जिसमें कि डिजिटल विलेज में विलेज से रिलेटेड किया है, तो उसमें डिजिटल डॉटर्स में विलेज से रिलेटेड किया है। तो इस तरह से अलग अलग जो सोसाइटी के लोग हैं, जो एकदम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी कवर करने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान है वो भी बेवकूफ बन सकता है, और एक आईएएस ऑफिसर है वो भी मतलब बेवकूफ बन सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये पूरा डेमोक्रेटाइज सिस्टम है जहाँ की हर कोई बेवकूफ बन सकता है, और हर किसी को स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने प्रयास किया है। चाहे एक अच्छा ऑफिसर है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, एक डॉक्टर का स्टोरी मैंने किया है, जहाँ की पटना का ही केस है, नाम को चेंज करके, जहाँ की 3 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देते हैं। आप अगर देखें डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, जो कि बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को सोसाइटी में ऐसे भी बहुत ज्यादा नाम होता है, सोचते हैं कि पढ़ा लिखा लोग बोलते हैं, बट डॉक्टर भी ट्रैप में आ जाते हैं। इस तरह का माइंड वॉश होता है। तो आप माइंड वॉश हो या इस तरह का जो एक सम्मोहन क्रिएट किया जाता है, उसको प्रयास किया है इसको कवर करने का। और अलग अलग जो इश्यूज हैं उस पर कवर करने के साथ साथ जो विक्टिम्स हैं उनके साथ, जो ऐसे विक्टिम्स भी हैं जो कि वॉरियर बन गए,
जैसे मैं कभी ऐसा कोई आदमी हो जो कि मतलब एक बार विक्टिम बना है, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये विक्टिम मैं बन गया, अगले कोई नहीं बने, तो इसको प्रयास किया है हमने, जिसमें कि एक चैप्टर स्पेसिफिकली विक्टिम टू वॉरियर करके दिया है, और एक स्पेसिफिक चैप्टर मैंने डिजिटल अरेस्ट करके दिया है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत बड़े हैं, और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से मैंने स्टोरी के माध्यम से बताया है कि कैसे डिजिटल अरेस्ट का पूरा प्रोसेस वर्क करता है, और उसका जो एग्जामिनेशन, जो साइबर फॉरेंसिक्स का पोर्शन है, कैसे पता करें, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है मैंने अपने इस किताब में। और जिसमें बायोमेट्रिक बिट्रायल, जिसमें बायोमेट्रिक को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अंतिम आते आते मेरा जो स्टोरी टेलिंग का मेरा एक्चुअल में फोटे नहीं है, मैं स्टोरी टेलिंग करता नहीं हूँ, मैं बेसिक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, लेकिन अंतिम आते आते मुझे स्टोरी टेलिंग का भी ये आ गया, तरीका आ गया, तो मैंने वो जो बायोमेट्रिक बिट्रायल में देखा कि आप कैसे एक किसान किस तरह से बेवकूफ़ बन जाता है। एक बड़ा सा केस है जिसमें एक बैंक इन्वॉल्व है, जिसमें मल्टीपल जगह पे पैसे निकलते हैं, और उनका बायोमेट्रिक यूज होता है, कभी आधार बेस इनेबल्ड जो होते हैं एईपीएस सिस्टम के थ्रू, जो के ये बोलते हैं, जो आप सेंटर्स देखते हैं जहाँ पे आधार सेंटर पे जाके पैसे निकालते हैं, और वहाँ पे इस तरह के केसेस जो हैं जिसमें बायोमेट्रिक बेट्रायल पे एक स्पेसिफिक स्टोरी है, तो इस सारी स्टोरी का कंपाइलेशन जो है वो तो है ही, साथ में एक चैप्टर डेडिकेटेड, जो 18वां चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है, वो है साइबर सुरक्षा पर पे, और साइबर सुरक्षा पर भी बहुत डिटेल्ड, लगभग 20-25 पेज का मैंने लिखा है, अलग अलग केसेस को समझाते हुए, अलग अलग प्रोसेस को बताते हुए, अलग अलग टूल्स को बताते हुए कि अगर आपको साइबर सुरक्षित रहना है तो कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे अपनी चीज़ों को पता करें, जैसे आपका इंटरनेट अभी अगर आपका लीक हुआ है कि नहीं डेटा, ये कैसे पता करें, आपका मेल को कहीं अगर डार्क वेब पे अवेलेबल है, ये कैसे पता करें, ये सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि डार्क वेब पे अवेलेबल है, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा हमारा डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल, कुछ ऐसे टूल्स, मेरा फोटो कहीं यूज हो रहा है कि नहीं, ये सारे टूल्स, कुछ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग पोर्टल्स, चाहे वो टोल फ्री नंबर के थ्रू हो या पोर्टल के थ्रू हो, क्या प्रोसेस होना चाहिए रिपोर्टिंग करते वक्त, क्या क्या चीज़ को हैंडी रखना है, कितने देर में रिपोर्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ को कवर करता हुआ मेरा चैप्टर है 18वां, और 18वां चैप्टर साइबर सुरक्षा है। तो इसी के साथ बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि साइबर सुरक्षा को लेकर के बहुत कुछ किया जाना, और मेरा प्रयास, ये बुक जो है वेबकुक इसी के कड़ी पे है, और ये अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल बुक्स पे और सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आप इसको परचेज कीजिए, रिकमेंड कीजिए लोगों को, पढ़ने के लिए मौका मिलता है उसको पढ़िए, और साथ में साइबर सुरक्षित बनिए, और सुरक्षित के साथ साथ दूसरों को भी, आसपास के लोगों को भी बताएं, जब आप कुछ चीज़ पढ़ें और कुछ आइडिया आपको लगे तो बताएं, क्योंकि साइबर सुरक्षा का एकमात्र जो सल्यूशन मुझे नजर आता है अवेयरनेस है, बिना अवेयरनेस का कोई भी नहीं है, सरकार भी काम करे, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू।